पैसे कमाने की सोच में अगर आप भी सिर्फ सैलरी, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स तक ही सीमित हैं, तो शायद आप पैसे का सबसे बड़ा सीक्रेट मिस कर रहे हैं। क्योंकि पैसा सिर्फ एक नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है और इसी माइंडसेट को डिकोड करती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेटर लाइफ। आवर एफर्ट्स आर टू मेक योर लाइफ बेटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की फाइनेंशियल थिंकिंग को बदल दिया है, मॉर्गन हाउसेल की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर इन हिंदी। आप सोच सकते हैं कि पैसे के बारे में क्या नया जानने को मिल सकता है, लेकिन यही तो बात है। ये किताब हमें ये समझाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस ज़्यादातर मामलों में इंटेलिजेंस का नहीं, बिहेवियर का नतीजा होती है। ये किताब बताती है कि क्यों दो लोग एक ही इनकम पर जीते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियली फ्री बन जाता है और दूसरा हमेशा स्ट्रेस में रहता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आपके डिसीजंस और हैबिट्स आपकी वेल्थ बिल्ड करते हैं, क्यों पेशेंस और कंपाउंडिंग सबसे अंडर एस्टिमेटेड सुपर पावर्स हैं, और वो कौन सी फाइनेंशियल सोच है जो अमीरों को अमीर बनाए रखती है। हर चैप्टर एक नई सोच, एक नया पर्सपेक्टिव और एक एक्शनेबल लर्निंग लेकर आता है, जिसे अपनाकर आप न सिर्फ पैसा कमा सकते हैं बल्कि उसे संभाल भी सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा सिर्फ आपकी जेब में नहीं, आपकी सोच में भी टिके, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि एंड तक आपको वो क्लैरिटी मिलेगी जो शायद किसी फाइनेंशियल कोर्स या एमबीए में भी नहीं मिलती। चलते हैं एक ऐसी जर्नी पर जहां हम सीखेंगे पैसे को समझने की असली साइकोलॉजी। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। हर इंसान का पैसा कमाने, बचाने और खर्च करने का तरीका उसके अपने एक्सपीरियंसेस से बना होता है। जो डिसीजन एक को परफेक्टली लॉजिकल लगता है, वही दूसरे को बेवकूफ़ी लग सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई पागल है। असल में पर्सनल फाइनेंस इतना पर्सनल है कि किसी का भी फाइनेंशियल बिहेवियर उसकी लाइफ हिस्ट्री का रिफ्लेक्शन होता है। अगर कोई इंसान 1950 में पैदा हुआ, उसने 1970 का इन्फ्लेशन और 1980 की हाई इंटरेस्ट रेट्स देखी, तो उसके लिए इक्विटी मार्केट एक अनस्टेबल और रिस्की जगह है। वहीं जिसने 1990 के बाद का बुल मार्केट देखा है, उसके लिए स्टॉक मार्केट एक वेल्थ क्रिएशन मशीन है। दोनों ही अपने टाइम और एक्सपीरियंस के हिसाब से सही सोच रहे हैं। हम फाइनेंस को एक ऐसा सब्जेक्ट मानते हैं जहां सब कुछ नंबर्स, लॉजिक और फॉर्मूला से चलता है, लेकिन रियलिटी ये है कि ज़्यादातर फाइनेंशियल डिसीजंस इमोशनल होते हैं, ना कि लॉजिकल। लोग जो डिसीजंस लेते हैं वो उनके आसपास के माहौल और अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करते हैं। एक एग्जाम्पल में बताया गया है कि अगर आप 30 साल के हैं तो आपने अपने अडल्टहुड में इंटरेस्ट रेट्स को एवरेज 0.5% देखा होगा। वहीं अगर आप 70 साल के हैं तो आपकी अडल्टहुड में ये एवरेज करीब 4% रहा होगा। इस एक डिफरेंस से दोनों जनरेशन्स की सेविंग और इन्वेस्टिंग की सोच पूरी तरह बदल जाती है। इसी तरह एक व्यक्ति जिसने ग्रेट डिप्रेशन में अपनी जॉब और सेविंग्स दोनों खोई हों, वो कभी भी रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा, चाहे मार्केट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। दूसरी ओर जिसने सिर्फ मार्केट की ग्रोथ देखी है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा और शायद ओवर कॉन्फिडेंट भी। ये भी बताया गया है कि हम दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस को इरेशनल इसलिए मानते हैं क्योंकि हमने उनके जैसे कंडीशंस फेस नहीं की होती। हम सोचते हैं कि हमारा तरीका ही सही है क्योंकि वो हमारे एक्सपीरियंस से वैलिडेटेड होता है। लेकिन असल में हम सभी लिमिटेड इंफॉर्मेशन और बायस्ड मेमोरीज के बेसिस पर ही डिसीजन लेते हैं। पॉइंट यही है, जब पैसे की बात आती है तो कोई भी इंसान पागल नहीं होता। हर कोई अपने हिसाब से सोचता है, अपने ही लॉजिक से काम लेता है। इसलिए अगर किसी का तरीका आपको गलत लगे तो ज़रूरी नहीं कि वो सच में गलत हो। रियल लाइफ में फाइनेंशियल बिहेवियर सिर्फ नंबर्स पर नहीं बल्कि परसेप्शन पर चलता है, और परसेप्शन हमेशा पिछले अनुभवों से बना होता है। इसी वजह से फाइनेंस को समझने के लिए सिर्फ अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स की नॉलेज काफ़ी नहीं है, वहाँ साइकोलॉजी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर को हम अक्सर स्किल या स्टूपिडिटी से जोड़ते हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लक और रिस्क ये दो ऐसी इनविजिबल फोर्सेस हैं जो किसी की भी फाइनेंशियल जर्नी को शेप करती हैं, लेकिन हम इन्हें अक्सर इग्नोर कर देते हैं। बिल गेट्स का एग्जाम्पल लिया गया है, जो एक एक्सेप्शनल प्रोग्रामर थे, लेकिन उनके सक्सेस की कहानी में एक बड़ा रोल लक का भी था। वो उस रेयर हाई स्कूल में पढ़ते थे जहां अर्ली कंप्यूटर एक्सेस अवेलेबल था। ऐसे समय में जब पूरे अमेरिका में ऐसा सिर्फ कुछ ही स्कूल्स में था। 1968 में अगर कोई टीनेजर प्रोग्रामिंग सीख रहा था तो वो अपने टाइम से दशकों आगे था, और इसी लक ने गेट्स को वो एज दिया जिससे वो माइक्रोसॉफ्ट बना सके। दूसरी तरफ केंट एवंस, गेट्स का बेस्ट फ्रेंड और उतना ही टैलेंटेड स्टूडेंट, एक क्लाइंबिंग एक्सीडेंट में 17 की उम्र में मर गया। अगर वो जिंदा होता तो शायद वो भी गेट्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट का
को फाउंडर बनता। ये एग्जाम्पल बताता है कि किस तरह लक और रिस्क एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, अनकंट्रोलेबल और अनप्रडिक्टेबल। हम सक्सेस को ऑफ्टन हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर सफल इंसान के पीछे कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जिन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। उसी तरह जब कोई फेल करता है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसने कोई गलती की हो, शायद वो बस गलत टाइम पर गलत जगह पर था। बुक में एक और पावरफुल बात कही गई है, किसी की पूरी फाइनेंशियल लाइफ को देखकर जजमेंट देना आसान है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि वो आउटकम कई बार अनकंट्रोलेबल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होता है। इसी वजह से किसी को भी एक्सट्रीम प्रेज या एक्सट्रीम ब्लेम देना गलत हो सकता है। इसलिए सही नज़रिया ये है कि जब भी हम किसी की सक्सेस या फेलियर को एनालाइज करें तो उसके पीछे के लक और रिस्क जैसे अनसीन वेरिएबल्स को भी एक्नॉलेज करें। हमें यह भी समझना होगा कि किसी एक इंसान की स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो करना हमेशा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका जर्नी लक से भी इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है, आउटकम्स को पूरी तरह मेरिट या मिस्टेक से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कभी कभी सही काम करने के बाद भी बुरा रिजल्ट आता है, और कभी कभी गलत डिसीजंस के बावजूद भी लक साथ दे देता है। फाइनेंशियल डिसीजंस को एवेल्युएट करने के लिए सिर्फ आउटकम को जज करना इनफ नहीं है, इंटेंशन, प्रोसेस और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को भी समझना बराबर जरूरी है। चैप्टर 3, नेवर इनफ। वेल्थ का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए यह फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो किसी और के लिए स्टेटस या पावर। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहां मोर कभी इनफ नहीं होता। यही इस चैप्टर का मेन थीम है कि कितनी भी इनकम हो, अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो वो वेल्थ अधूरी रह जाती है। राजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ के एग्जाम्पल्स से बताया गया है कि कैसे बहुत ज़्यादा पैसा और सक्सेस के बाद भी कुछ लोग ग्रीड की वजह से सब कुछ खो देते हैं। गुप्ता, जो हार्वर्ड एजुकेटेड थे, बिलियनेयर बन चुके थे, फिर भी इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हुए। मैडॉफ डेकेड्स तक रिस्पेक्टेड फिगर रहे, लेकिन एक दिन पूरा एम्पायर फ्रॉड की वजह से गिर गया। सवाल यह है, जब सब कुछ था तो और चाहिए क्यों था? इसका जवाब छुपा है ह्यूमन साइकोलॉजी में, जहां कंपैरिजन, ईगो और स्टेटस की क्रेविंग हमें कभी सेटिस्फाइड नहीं होने देती। बुक में कहा गया है, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। यानी अगर आपके गोल्स हर अचीवमेंट के बाद और आगे खिसकते जाए तो आप कभी इनफ फील ही नहीं कर पाएंगे। ये चैप्टर सिखाता है कि हैप्पीनेस तब आती है जब हम ये डिसाइड करते हैं कि इतना काफ़ी है, ना कि तब जब हम दुनिया से आगे निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी दिया गया है कि वेल्थ का असली मीनिंग वो है जो आपको फ्रीडम दे, पीस दे और दूसरों से कंपेयर करने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ बढ़ती इनकम या नेटवर्थ से हैप्पीनेस नहीं आती, वो आती है सेल्फ अवेयरनेस से और इस समझ से कि ज़िंदगी में किस चीज़ की सच में ज़रूरत है। ये चैप्टर ये नहीं कहता कि एम्बिशन गलत है, लेकिन यह ज़रूर कहता है कि अगर एम्बिशन की कोई लिमिट नहीं है तो वो आपको हमेशा डिससैटिस्फाइड और रेस्टलेस बना सकती है। इसलिए एक बेहतर अप्रोच ये है कि हम अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस खुद सेट करें, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और सोशल कंपैरिजंस के प्रेशर में आकर नहीं। चैप्टर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, लेकिन उनकी वेल्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि उनका टाइम है। उन्होंने बहुत कम उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की और बहुत लेट एज तक कंटिन्यू किया। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का असली जादू, जो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। बुक में बताया गया है कि बफेट ने अपनी 99% संपत्ति 50 की उम्र के बाद नहीं, बल्कि 65 की उम्र के बाद बनाई। वो कोई सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि उन्होंने सबसे लंबा टाइम इन्वेस्टिंग में बिताया है। कंपाउंडिंग का जादू यही है। ये शुरू में स्लो लगता है, लेकिन टाइम के साथ इसका इफेक्ट ऐसा होता है कि नंबर्स इमेजिनेशन से भी बाहर निकल जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम ह्यूमंस लीनियर सोचना पसंद करते हैं, जबकि कंपाउंडिंग एक एक्सपोनेंशियल फेनोमेनन है। इसलिए ज़्यादातर लोग कंपाउंडिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं कि 100 रुपये का 10% रिटर्न सिर्फ 10 रुपये हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगले साल रिटर्न 110 रुपये पर होगा, फिर 121 रुपये पर, और इसी तरह बढ़ता जाएगा। और अगर ये प्रोसेस 20 से 30 सालों तक कंटिन्यू हो तो छोटा अमाउंट भी मैसिव वेल्थ में बदल सकता है। बुक एक पावरफुल बात कहती है, गुड इन्वेस्टिंग इज नॉट नेसेसरली अबाउट अर्निंग द हाईएस्ट रिटर्न्स, इट्स अबाउट अर्निंग प्रिटी गुड रिटर्न्स दैट यू कैन स्टिक विथ फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी ज़रूरी नहीं कि आप सबसे बड़ा रिटर्न कमाएं, ज़रूरी ये है कि आप लंबे समय तक स्टेडी रिटर्न बना सकें। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और टाइम,
यही 3 एलिमेंट्स हैं कंपाउंडिंग को अनलॉक करने के लिए। कई बार लोग जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करते हैं और जब रिजल्ट्स स्लो आते हैं तो वो इन्वेस्टिंग छोड़ देते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग का असली मैजिक तब शुरू होता है जब आप उसे अनइंटरप्टेड चलने देते हैं। इसलिए ये चैप्टर हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल सक्सेस में सबसे क्रिटिकल फैक्टर है टाइम। जितनी जल्दी शुरू करेंगे और जितना ज्यादा पेशेंस रखेंगे उतना बड़ा होगा आउटकम। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। वेल्थ कमाना एक चैलेंज है, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज है उसे बनाए रखना। वेल्थी बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, बोल्ड डिसीजंस, कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म चाहिए। लेकिन उस वेल्थ को बनाए रखने के लिए बिल्कुल अलग क्वालिटीज चाहिए, जैसे ह्यूमिलिटी, फियर और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। बुक में बताया गया है कि वेल्थ अर्न करने और उसे प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग माइंडसेट चाहिए होता है। जब आप रिच बनने की कोशिश करते हैं तो आपको अपने ऊपर भरोसा करना होता है, रिस्क लेना होता है और अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। लेकिन जब आप ऑलरेडी रिच हैं तो आपको कॉशियस रहना होता है, मार्केट के अनसर्टेनिटी को समझना होता है और अननेसेसरी रिस्क्स अवॉइड करने होते हैं। बहुत से लोग वेल्थ इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो सेम अग्रेसिव बिहेवियर कंटिन्यू रखते हैं जो उन्होंने वेल्थ बनाते समय अपनाया था। लेकिन वही बिहेवियर लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए डेंजरस बन सकता है। बुक में 3 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो वेल्थ को सस्टेन करने में मदद करते हैं। 1, बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल। इसका मतलब है कि आपको ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना चाहिए जो वर्स्ट केस सिनारियोस को भी झेल सके। मार्केट्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इसलिए आपको ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जहां आप किसी भी डाउनफॉल में सर्वाइव कर सकें। 2, प्लान फॉर द फ्यूचर बट रिस्पेक्ट द अननोन। फ्यूचर कभी भी पास्ट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इकोनॉमिक क्रैश हो या पर्सनल इमरजेंसी। इसका मतलब है कि आपको हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए। 3, अवॉइड सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर। जब कोई इंसान अपने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को एक ही इनकम सोर्स, वन टाइम बेट या सिंगल डिसीजन पर डिपेंडेंट कर देता है तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप डाइवर्सिफिकेशन रखें और कभी भी सब कुछ एक जगह पर ना लगाएं। इस चैप्टर में ये भी समझाया गया है कि सर्वाइवल माइंडसेट ज़रूरी है। हमेशा ये मानकर चलिए कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। यही सोच आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचाएगी और आपकी वेल्थ को लंबा सस्टेन करेगी। इसलिए रिच बनने से भी ज़रूरी है रिच बने रहना, और इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। एक सॉलिड फाउंडेशन, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और रिस्क मैनेजमेंट ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम की है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। इस चैप्टर में एक फैसिनेटिंग कंसेप्ट बताया गया है कि बहुत सारे बड़े रिजल्ट्स कुछ ही रेयर इवेंट्स यानी टेल्स की वजह से आते हैं। चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, मेजॉरिटी ऑफ आउटकम्स कुछ एक्सेप्शनल इवेंट्स से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। बुक में एग्जाम्पल दिया गया है कि वेंचर कैपिटल में इन्वेस्टर्स 100 आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन असली प्रॉफिट उन्हें सिर्फ 5 या 10 आइडियाज से ही मिलता है। बाकी सारे एवरेज या फेल हो जाते हैं। फिर भी वो फेल अटेम्प्ट्स ज़रूरी है क्योंकि उनके बिना वो रेयर विनर्स नहीं मिलते। सेम प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग में भी अप्लाई होता है। वॉरेन बफेट की पोर्टफोलियो में मेजॉरिटी रिटर्न सिर्फ कुछ ही कंपनीज से आए हैं, जैसे कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और एप्पल। मतलब ये कि बफेट ने सैकड़ों इन्वेस्टमेंट्स की होंगी, लेकिन उन्हीं में से कुछ ही ने उनकी टोटल वेल्थ का मेजर हिस्सा कंट्रीब्यूट किया। यहाँ पॉइंट ये है, सक्सेस का रास्ता प्रिडिक्टेबल या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। ये अनइवन, रैंडम और बहुत हद तक अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसलिए अगर कोई स्ट्रैटेजी हर समय काम नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। हो सकता है कि आप अभी तक उसका टेल मोमेंट ना देख पाए हों। बुक में ये भी कहा गया है कि कुछ चीज़ें डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट डालती हैं, जैसे कि एक आर्टिकल या एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। इसलिए पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन ज़रूरी है। आप तब तक कोशिश करते रहिए जब तक वो रेयर सक्सेस वाला मोमेंट ना आ जाए। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है, आपको सिर्फ सही होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको कुछ रेयर पावरफुल आउटकम्स को पकड़ने के लिए प्रिपेयर्ड रहना है और उन टेल इवेंट्स को अलाउ करना है कि वो आपके लाइफ या पोर्टफोलियो में प्ले कर सके। इसलिए जो लोग हर छोटी फेलियर से डिस्करेज्ड हो जाते हैं, उन्हें समझना होगा कि ग्रेटनेस अक्सर एवरेज के बीच से ही निकलती है, और वो भी तभी जब आप हार मानने की बजाय लगे रहते हैं। चैप्टर 7, फ्रीडम। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि असली वेल्थ का मतलब है फ्रीडम, यानी अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने की आज़ादी।
जब आप अपनी मर्जी से काम करने, अपने स्केड्यूल को कंट्रोल करने और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से ऊपर उठने की एबिलिटी रखते हैं, वही असली फाइनेंशियल सक्सेस होती है। बुक में बताया गया है कि बहुत से लोग ज्यादा पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कंट्रोल नहीं होता। वो सुबह 9 से शाम 7 बजे तक काम करते हैं, 6 तक काम करते हैं, दूसरों के ऑर्डर्स पर चलते हैं और वीकेंड्स का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे में चाहे उनका बैंक बैलेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो ट्रूली वेल्थी नहीं कहे जा सकते। फ्रीडम का मतलब है कि आप खुद डिसाइड करें कि कब, कहां और किसके साथ काम करना है। ये आपको इनर पीस देता है और आपकी मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। स्टडीज से भी साबित हुआ है कि जब लोग अपने टाइम के मालिक होते हैं तो वो ज्यादा खुश और सैटिस्फाइड महसूस करते हैं। बुक में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ मनी अक्यूमुलेट करने का नाम नहीं है, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाने का नाम है जहां आप अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पर जी सकें। ऑथर ये भी कहते हैं कि जब तक आप हर चीज में दूसरों की परमिशन या अप्रूवल का इंतजार करते रहेंगे, तब तक आप असली फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए पैसा इस तरीके से कमाओ कि वो आपको चॉइसेस दे, मजबूरी नहीं बनाए। चैप्टर का कोर मैसेज है कि पैसा कमाने का असली मकसद है कंट्रोल और इंडिपेंडेंस पाना। जब आप ये हासिल कर लेते हैं, तभी आप सच में रिच कहे जा सकते हैं। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। इस चैप्टर में एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल इल्यूजन के बारे में बताया गया है, जिसे ऑथर कहते हैं मैन इन द कार पैराडॉक्स। अक्सर हम जब किसी लग्जरी कार में किसी को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये इंसान बहुत सक्सेसफुल है और ये कार उसके सक्सेस की पहचान है। लेकिन असल में ज्यादातर लोग उस इंसान की तारीफ नहीं करते, बल्कि वो खुद उस कार में बैठने का सपना देखने लगते हैं। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम कोई इंप्रेसिव चीज देखते हैं, जैसे महंगी कार, ब्रांडेड क्लोथ्स या बड़ा घर, तो हमारा ध्यान उस चीज की तरफ जाता है, उस इंसान की तरफ नहीं। हम सोचते हैं काश ये कार मेरी होती, ना कि ये इंसान कितना कूल है। यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स। लोग समझते हैं कि दूसरों को इम्प्रेस करने से उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन हकीकत में लोग इम्प्रेस्ड होते हैं सिर्फ उस चीज से, न कि उस इंसान से। बुक में यह भी बताया गया है कि बहुत सारे लोग इसलिए पैसा खर्च करते हैं ताकि वो दूसरों को अपनी वर्थ दिखा सके, लेकिन ये एक्सटर्नल डिस्प्ले कभी भी इंटरनल रिस्पेक्ट या सेटिस्फैक्शन नहीं देता। उल्टा इससे इनसिक्योरिटी बढ़ती है और आप एक ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं जहां आपको हर बार और बड़ा दिखाने की कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अपनी फाइनेंशियल एनर्जी ऐसी चीजों पर लगाओ जो आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और फ्रीडम दें, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। सबसे बड़ी रिस्पेक्ट तब मिलती है जब आप हम्बल रहते हैं और दूसरों की नजरों में खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं करते। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है, लोग आपके पास क्या है उससे इंस्पायर नहीं होते। वो बस इमेजिन करते हैं कि अगर वो चीज उनके पास होती तो कैसा लगता, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हम बार बार गलत प्रायोरिटीज सेट कर लेते हैं। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। इस चैप्टर में भी एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है कि असली वेल्थ वो होती है जो आप देख नहीं सकते। हम अक्सर सिर्फ उन चीज़ों को एडमायर करते हैं जो दिखाई देती हैं, जैसे लग्जरी कार्स, डिज़ाइनर क्लोथ्स या बिग हाउसेस, लेकिन ये चीज़ें कंजम्पशन को दर्शाती हैं, ना कि वेल्थ को। ऑथर कहते हैं कि जब कोई महंगी कार चलाता है तो वो एक सिग्नल देता है कि उसने पैसा खर्च किया है, पर यह कभी साबित नहीं करता कि उसके पास कितना पैसा बचा है या उसने कितना वाइजली इन्वेस्ट किया है। असली वेल्थ वो है जो खर्च नहीं की जाती, वो मनी जो सेव और इन्वेस्ट की गई है ताकि फ्यूचर में काम आए। बुक में एक जरूरी डिस्टिंक्शन बताया गया है, रिच और वेल्थी में फर्क होता है। रिच दिखने के लिए लोग पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वेल्थी लोग अपने पैसे को छुपा कर रखते हैं, उसे ग्रो करते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए यूज करते हैं। एक और इंसाइटफुल पॉइंट यह है कि दुनिया में बहुत से लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, जबकि जिनको इम्प्रेस करना होता है उन्हें किससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जहां हम दिखावे के चक्कर में असली वेल्थ खो देते हैं। ऑथर बताते हैं कि असली वेल्थ का मतलब है ऑप्शंस, फ्रीडम, सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड। और ये सब चीजें तब मिलती हैं जब आप दिखाने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी से पैसा मैनेज करते हैं। इसलिए फाइनेंशियल मैच्योरिटी का असली मतलब है ये समझना कि हर वो चीज जो फ्लैशी और एक्सपेंसिव दिखती है वो वेल्थ नहीं है। असली वेल्थ ऑफ्टन इनविजिबल होती है, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और वो डिसीजंस जो आपने फ्यूचर के लिए स्मार्टली लिए हैं। चैप्टर 10, सेफ मनी। इस चैप्टर में ऑथर ने सेविंग को एक अंडररेटेड फाइनेंशियल स्किल बताया है।
सोसाइटी में अक्सर लॉग इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग या हाई इनकम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा बचाना यानी सेविंग वास्तव वेल्थ बनाने की फाउंडेशन है। बुक में बताया गया है कि सेविंग सिर्फ इनकम का हिस्सा नहीं होती, ये एक पर्सनल चॉइस होती है। आप कम कमाकर भी ज़्यादा सेव कर सकते हैं अगर आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स डिसिप्लिन्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ को एंजॉय न करें, बल्कि ये है कि आप अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी दें। ऑथर बताते हैं कि हाई इनकम होना ज़रूरी नहीं है। लो इनकम वाले लोग भी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं अगर वो कंसिस्टेंट और कॉन्शियसली सेव करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाई इनकम अर्नर्स भी फाइनेंशियली अनस्टेबल हो सकते हैं अगर उनकी लाइफस्टाइल अनकंट्रोल्ड है। इस चैप्टर में एक बहुत ही इंसाइटफुल पॉइंट बताया गया है कि सेविंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। जब आप पैसे बचाते हो तो आप अपने लिए ऑप्शंस क्रिएट करते हो, चाहे वो इमरजेंसी सिचुएशन हो, जॉब छोड़ना हो, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना हो या मेंटल पीस मेंटेन करना हो। बुक में ये भी समझाया गया है कि बहुत से लोग सेविंग को सैक्रिफाइस मानते हैं, जैसे कि उन्हें कोई मज़ा छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि असल में सेविंग एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट है, एक सेंस ऑफ कंट्रोल और इंडिपेंडेंस। ये शॉर्ट टर्म डिजायर्स को डिले करने का एक तरीका है ताकि आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पा सकें। एक और ज़रूरी बात यह बताई गई है कि सेविंग करना कोई स्पेसिफिक गोल पूरा करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। आपको सेविंग को एक हैबिट की तरह ट्रीट करना चाहिए, जो बिना किसी रीज़न के भी हो सकती है, बिकॉज फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल होता है और कोई भी रीज़न कभी भी सामने आ सकता है। इसलिए इस चैप्टर का कोर मैसेज है, सेव नॉट बिकॉज यू हैव अ स्पेसिफिक रीज़न बट बिकॉज यू डोंट नो व्हाट लाइज अहेड। और यही अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर ले जाती है। चैप्टर 11, रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। इस चैप्टर में बताया गया है कि फाइनेंस में डिसीजंस हमेशा परफेक्ट या रैशनल नहीं होते, बल्कि वो रीजनेबल होने चाहिए, यानी रियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिकल और इमोशनली मैनेजेबल होने चाहिए। बुक में ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैथमेटिकली देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना लॉजिकली बेस्ट स्ट्रैटेजी है। लेकिन जब मार्केट क्रैश होता है और पोर्टफोलियो का 30 से 40% वैल्यू गिर जाता है, तब कोई भी इंसान सिर्फ लॉजिक से काम नहीं लेता। डर, एंग्जाइटी और अनसर्टेनिटी डोमिनेट करने लगते हैं। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में इमोशनल कंफर्ट भी उतना ही जरूरी है जितना कि लॉजिकल करेक्टनेस। ऑथर ये भी कहते हैं कि कोई भी पर्सन फुली रैशनल नहीं हो सकता, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों के डिसीजंस, इमोशंस, मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस और बायसेस से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए ऐसे फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज ज़्यादा सस्टेनेबल होती हैं जो लॉजिकल तो हों, लेकिन इमोशनल साइड को भी अकोमोडेट करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई बार लोग शॉर्ट टर्म लॉसेस से बचने के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स सैक्रिफाइस कर देते हैं। टेक्निकली ये इरैशनल होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये उन्हें पीस ऑफ माइंड देता है और यही पीस उन्हें अपने स्ट्रैटेजी पर टिके रहने की ताकत देता है। बुक का कोर मैसेज ये है कि परफेक्ट प्लान बनाने से बेहतर है ऐसा प्लान बनाना जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में मैनेजेबल और इमोशनली स्टेबल हो। इसलिए रीजनेबल डिसीजंस लेना ज़्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि फाइनेंस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी और बिहेवियर का भी हिस्सा है। चैप्टर 12, सरप्राइज। इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन रहता है और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से सरप्राइज हमारे फाइनेंशियल लाइफ का एक परमानेंट हिस्सा है। हम चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लें, हिस्ट्री और डेटा को स्टडी कर लें, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये कोई भी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बुक में एक्सप्लेन किया गया है कि जब हम पास्ट को स्टडी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें लॉजिकली अनफोल्ड हुई थी, लेकिन रियलिटी में बहुत सारे बड़े फाइनेंशियल इवेंट्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी और रैंडमनेस से बने थे। यानी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ लक, एक्सीडेंट या अननोन वेरिएबल्स की वजह से हुई, जिन्हें कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। ऑथर एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2, .com बबल, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। ये सभी मेजर सरप्राइजेस थे और इनकी वजह से फाइनेंशियल सिस्टम्स में बहुत बड़े बदलाव आए, लेकिन इन घटनाओं से पहले किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बुक में यह भी समझाया गया है कि हम अक्सर प्लानिंग करते समय एवरेज सिनारियोस पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली इम्पैक्ट एक्सट्रीम इवेंट्स का होता है, जिन्हें टेल इवेंट्स कहा जाता है। ये रेयर होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो मैसिव कॉन्सिक्वेंसेस छोड़ते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी बनाए रखें। परफेक्ट प्रिडिक्शन की कोशिश करने के बजाय हमें ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जो अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस में भी सस्टेन कर सके।
चैप्टर का कोर मैसेज यही है, दुनिया सरप्राइज से भरी हुई है। हिस्ट्री जितनी भी डिटेल्ड हो वो फ्यूचर की सर्टेनिटी की गारंटी नहीं देती। इसलिए ह्यूमिलिटी के साथ प्लान करो और हमेशा तैयार रहो उन पॉसिबिलिटीज के लिए जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। इस चैप्टर में बताया गया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक सबसे जरूरी चीज होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी या रूम फॉर एरर। मतलब यह कि किसी भी स्ट्रैटेजी या डिसीजन में थोड़ा स्पेस या बफर होना चाहिए, ताकि अगर चीजें आपके हिसाब से ना हो तब भी आप सरवाइव कर सको। बुक में एक्सप्लेन किया गया है कि चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी लॉजिकल या स्मार्ट क्यों ना हो, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल होता है। कोई भी मॉडल या कैलकुलेशन 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, इसलिए अजम्पशन के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी रखना भी जरूरी है। ऑथर ने बताया कि रूम फॉर एरर का मतलब है कि आप इस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि आप गलत हो सकते हो और उसके लिए पहले से तैयार रहते हो। यह एरोगेंस नहीं बल्कि ह्यूमिलिटी से ड्रिवन अप्रोच है। एक और ज़रूरी पॉइंट ये था कि अगर आपकी सक्सेस एक ही असम्पशन पर डिपेंड करती है, जैसे कि हाई रिटर्न्स, स्टेडी इनकम या ज़ीरो इमरजेंसीज, तो वो स्ट्रैटेजी ज़्यादा रिस्क में है, क्योंकि जैसे ही वो असम्पशन फेल होती है आपकी पूरी प्लानिंग कोलैप्स कर सकती है। इसलिए ऑथर रिकमेंड करते हैं कि चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हों, रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हों या कोई मेजर फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हों, हमेशा थोड़ा मार्जिन रखें, यानी कि कंजर्वेटिव एस्टिमेट रखें, ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मत बनो। बुक में यह भी बताया गया है कि रूम फॉर एरर रखने से आपको अनावश्यक तनाव से भी राहत मिलती है। आप ज़्यादा आत्मविश्वास से निर्णय ले सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने जोखिम को विचार किया है। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ ज़्यादा रिटर्न की कोशिश करना नहीं है, बल्कि ये भी है कि आप सर्वाइवल को इंश्योर करें और लॉन्ग टर्म गेम में टिके रहें। चैप्टर 14, यूल चेंज। इस चैप्टर में बताया गया है कि लोग समय के साथ बदलते हैं, उनके गोल्स, प्रायोरिटीज, डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस भी बदलते हैं। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय यह मानकर चलना कि आप हमेशा वही इंसान रहेंगे जो आज हैं, एक बड़ी गलती हो सकती है। बुक में बताया गया है कि बहुत से लोग अपनी करंट आइडेंटिटी और प्रेफरेंसेस के हिसाब से लॉन्ग टर्म गोल्स सेट कर लेते हैं, जैसे कि किस एज में रिटायर करना है, कितना पैसा चाहिए होगा, कहाँ रहना है, एट्सेट्रा। लेकिन रियलिटी ये है कि फ्यूचर में आपकी सोच, आपकी लाइफस्टाइल और आपकी वैल्यूज पूरी तरह बदल सकती हैं। ऑथर बताते हैं कि साइकोलॉजी में इसे एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहते हैं, यानी हमें लगता है कि अब हम जैसे हैं वैसे ही हमेशा रहेंगे, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हमने पिछले 5 से 10 सालों में बहुत कुछ बदला है, यार आगे भी ऐसा ही होगा। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि फाइनेंशियल गोल्स को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ प्लान करो। ऐसा नहीं कि आप कोई रिजिड टारगेट बना लो जो फ्यूचर में आपके बदलते माइंडसेट के साथ कंपैटिबल ना हो। आपको अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए भी स्पेस छोड़नी चाहिए ताकि वो अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से डिसीजंस ले सके। बुक में यह भी कहा गया है कि कभी कभी पास्ट डिसीजंस पर गिल्ट या रिग्रेट महसूस होता है, लेकिन वो डिसीजंस उस वक्त की प्रायोरिटीज और जानकारी पर आधारित थे। इसलिए फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि आज के कुछ डिसीजंस इरेलेवेंट लगें। चैप्टर का कोर मैसेज ये है, आप बदलेंगे और ये परफेक्टली नॉर्मल है। फाइनेंशियल प्लानिंग को रिजिड ब्लूप्रिंट की तरह ट्रीट मत करो, बल्कि उसे एक इवॉल्विंग प्रोसेस की तरह देखो जो आपके साथ ग्रो करे। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री। इस चैप्टर में ऑथर ने बहुत ही जरूरी बात कही है कि हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। सक्सेस, वेल्थ और फाइनेंशियल रिटर्न्स मुफ्त में नहीं मिलते। हमें हमेशा कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, चाहे वो टाइम हो, पेशेंस हो या फिर अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी को सहने की कैपेसिटी हो। ऑथर ने फाइनेंस की भाषा में इसे सफलता की कीमत कहा है। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो कीमत है डर, भ्रम, पैनिक और लंबे समय तक की प्रदर्शन को सहन करना। ज्यादातर लोग इस प्राइस को फी नहीं बल्कि फाइन की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मार्केट गिरा है या नुकसान हो रहा है तो कोई गलती हो गई है, लेकिन सच ये है कि ये सब इन्वेस्टमेंट जर्नी का हिस्सा है। बुक में एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे अम्यूजमेंट पार्क में एंट्री के लिए टिकट लेनी पड़ती है, वैसे ही फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी इमोशनल डिस्कम्फर्ट सहना पड़ता है। ये डिस्कम्फर्ट कोई पेनल्टी नहीं है, बल्कि वो टिकट है जो आपको लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स तक पहुंचने देती है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अगर आप इस प्राइस को मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप ज़्यादा काल्मली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि तब आपको हर वॉलेटिलिटी या क्रैश में पैनिक नहीं होगा। आपको पता होगा कि ये डिस्कम्फर्ट
आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ का हिस्सा है। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है, कोई भी वैल्यूएबल चीज फ्री नहीं मिलती। अगर आप हाई रिटर्न्स चाहते हो तो हाई पेशेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ भी चाहिए, और ये कॉस्ट है जिसे नोविंगली पे करना होगा, रिग्रेट के साथ नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग के साथ। चैप्टर 16, यू एंड मी। इस चैप्टर में बताया गया है कि फाइनेंस में हर व्यक्ति की सोच, डिसीजंस और बिहेवियर पर्सनल होता है, और यही रीजन है कि एक स्ट्रैटेजी जो किसी के लिए परफेक्ट है वो दूसरे के लिए कंप्लीटली गलत हो सकती है। ऑथर ने समझाया कि हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है। किसी ने बचपन में इन्फ्लेशन देखा है, किसी ने इकोनॉमिक क्रैश, किसी ने अनएम्प्लॉयमेंट का स्ट्रगल किया है। यही लाइफ एक्सपीरियंसेस ये डिसाइड करते हैं कि हम पैसे को कैसे देखते हैं, रिस्क से कैसे डील करते हैं, और क्या हमें सेविंग में भरोसा है या इन्वेस्टमेंट में। बुक में एग्जाम्पल दिया गया कि एक व्यक्ति जो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान बड़ा हुआ वो लाइफ लॉन्ग पैसे को लेकर एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव रहेगा। वहीं एक मिलेनियल जिसने 2009 के बाद की बुल मार्केट देखी है, वो तो स्टॉक मार्केट को नेचुरली फ्रेंडली मानेगा। दोनों की रियलिटीज वैलिड हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज बहुत अलग होंगी। इसलिए ऑथर कहते हैं कि फाइनेंस एक हार्ड साइंस नहीं है जहां हर सवाल का एक ही सही जवाब होता है, बल्कि ये एक सॉफ्ट स्किल है जिसमें आपके पर्सनल वैल्यूज, इमोशंस और बैकग्राउंड बहुत मायने रखते हैं। चैप्टर में यह भी बताया गया कि जब हम दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस को जज करते हैं, जैसे कि कोई ज्यादा खर्च कर रहा है या कोई जरूरत से ज्यादा कॉशियस है, तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि उनका अनुभव, उनका पर्सपेक्टिव हमसे बहुत अलग हो सकता है। इसलिए फाइनेंशियल एडवाइस यूनिवर्सल नहीं हो सकती। जो एक के लिए लॉजिकल है वो दूसरे के लिए इरैशनल हो सकता है, और दोनों ही सही हो सकते हैं अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है, फाइनेंस में वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच काम नहीं करती। आपको अपनी स्ट्रैटेजी अपने एक्सपीरियंस और माइंडसेट के हिसाब से बनानी होगी। चैप्टर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। इस चैप्टर में बताया गया है कि क्यों नेगेटिविटी और पेसिमिज्म हमें ज्यादा रियल लगते हैं, और क्यों हम अक्सर अच्छे फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ऑथर बताते हैं कि पेसिमिज्म में एक सीरियसनेस होती है जो ऑप्टिमिज्म में अक्सर नहीं दिखती। जब कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन करता है, जैसे कि मार्केट क्रैश होगा, इकोनॉमी कोलैप्स करेगी या कोई क्राइसिस आने वाला है, तो लोग उसे ज्यादा अटेंशन देते हैं, उसे ज्यादा क्रेडिबल मानते हैं, जबकि ऑप्टिमिस्टिक बातों को लोग नाइव या ओवर कॉन्फिडेंट समझते हैं। बुक में एग्जाम्पल दिया गया है कि जब कोई कहता है मार्केट अगले साल 30% गिर सकता है, तो लोग अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई कहे मार्केट अगले 10 सालों में एवरेज 8 से 10% ग्रो करेगा, तो वो बात उतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगती, भले ही हिस्टोरिकली ये ज्यादा एक्यूरेट हो। ऑथर ये भी बताते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी नेगेटिविटी को ज्यादा जल्दी अब्जॉर्ब करती है, क्योंकि हिस्टोरिकली सर्वाइवल के लिए नेगेटिव सिग्नल्स पर ध्यान देना जरूरी था। यही कारण है कि न्यूज चैनल्स पर भी ज्यादातर हेडलाइंस फियर बेस्ड होती हैं, क्योंकि डर अटेंशन खींचता है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सिर्फ पेसिमिज्म पर भरोसा करना एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है। हिस्ट्री बताती है कि चाहे कितने भी सेटबैक्स आए हों, वॉर्स, रिसेशंस, पैंडेमिक्स, अल्टीमेटली ग्रोथ हमेशा वापस आई है। चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि ऑल्दो पेसिमिज्म सेडक्टिव होता है, ऑप्टिमिज्म को इग्नोर करना भी एक तरह की इग्नोरेंस है। स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो रिस्क्स को एक्नॉलेज करता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज को भी ट्रस्ट करता है। चैप्टर 18, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे लोग फाइनेंशियल डिसीजंस लेते वक्त इरैशनल बिलीफ्स और गलत एक्सपेक्टेशंस को सच मान लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इमोशनली अपीलिंग लगते हैं। ऑथर ने समझाया है कि अनसर्टेनिटी और रैंडमनेस से डरने की वजह से हम ऐसे एक्सप्लेनेशंस ढूंढते हैं जो हमें कंफर्ट दें, भले ही वो लॉजिकली गलत हों। जब किसी का वेल्थ अचानक ग्रो करता है या किसी को बड़ा नुकसान हो जाता है, तो हम उसमें कोई हिडन पैटर्न या डीपर रीजन ढूंढने लगते हैं, जैसे उसने जरूर कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी अपनाई होगी या मार्केट ने उसे धोखा दिया। रियलिटी ये है कि फाइनेंस की दुनिया में लक और रिस्क दोनों इनविजिबल फोर्सेस की तरह काम करते हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें डायरेक्टली देख पाना मुश्किल है, हम उन्हें इमोशनल स्टोरीज से रिप्लेस कर देते हैं। ये स्टोरीज हमारे दिमाग को क्लैरिटी देती है, लेकिन कई बार वो हमें गलत डायरेक्शन में ले जाती है। बुक में बताया गया है कि जब हम दूसरों की सक्सेस देखते हैं, तो हम उनकी स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो शायद उनकी पर्सनल सर्कमस्टांसेस और टाइमिंग की वजह से सक्सेसफुल हुई हो। इस तरह की कॉपिंग बिहेवियर बिना कॉन्टेक्स्ट समझे खतरनाक हो सकती है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि जब अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है,
तो इंसान इमोशनली सेटिस्फाइंग स्टोरीज पर भरोसा करने लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस के लिए जरूरी है कि हम डेटा, लॉजिक और ह्यूमिलिटी को गाइड बनाएं, ना कि सिर्फ कंफर्ट देने वाली कहानियों को। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। ऑथर इस चैप्टर में अब तक के सभी इंपॉर्टेंट आइडियाज को एक साथ लाकर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बनाते हैं। वो बताते हैं कि पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये कई अलग अलग और कभी कभी कॉन्ट्रडिक्टरी लगने वाले ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। उदाहरण के लिए, आपको सिमल्टेनियसली ऑप्टिमिज्म और पैरानोया दोनों की जरूरत होती है। ऑप्टिमिज्म इस बात का बिलीफ है कि चीजें इवेंचुअली बेहतर होंगी, जिससे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग में ट्रस्ट रखते हो। लेकिन साथ ही आपको पैरानोया भी होना चाहिए कि कभी भी कुछ गलत हो सकता है। इससे आप ओवर कॉन्फिडेंस से बचते हो और रिस्क को मैनेज कर पाते हो। इसी तरह आपको अर्न करने की स्किल और सेव करने की डिसिप्लिन दोनों की जरूरत होती है। बहुत लोग सिर्फ अर्निंग पर फोकस करते हैं, लेकिन अगर सेविंग हैबिट नहीं है तो वेल्थ बिल्ड करना मुश्किल है। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंस में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको ऐसा अप्रोच चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, जिसमें कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज को भी साथ में अकोमोडेट किया जा सके। वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे बहुत सारे लोग सिर्फ किसी एक मेथड को पकड़ लेते हैं, जैसे सिर्फ स्टॉक पिकिंग या सिर्फ फ्रूगैलिटी, लेकिन असल में फाइनेंशियल सक्सेस एक होलिस्टिक माइंडसेट से आती है, ना कि किसी एक ट्रिक से। ऑथर कुछ की पेयरिंग शेयर करते हैं जो दिखने में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, लेकिन साथ में काम करती हैं। कॉन्फिडेंट लेकिन हम्बल रहें। आपको अपने डिसीजंस पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि आप हमेशा सही नहीं होंगे। लॉन्ग टर्म फोकस्ड रहें, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के लिए भी तैयार रहें। सेविंग को प्रायोरिटी दें, लेकिन लाइफ को एंजॉय करना भी न भूलें। ऑथर कहते हैं कि जो लोग लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं, वो अक्सर बोरिंग स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं। वो फ्लैशी नहीं होते, ना ही हर समय मार्केट को बीट करने की कोशिश करते हैं। वो बस बेसिक्स को कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि कोई एक फिलॉसफी, माइंडसेट या बिहेवियर फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सफिशिएंट नहीं है। आपको कई अलग अलग क्वालिटीज को बैलेंस करना होता है, और वो बैलेंस आपकी खुद की पर्सनैलिटी, गोल्स और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। ऑथर कहते हैं कि पैसा मैनेज करना सिर्फ लॉजिकल डिसीजंस का नहीं, बल्कि इमोशनल कंट्रोल और बिहेवियरल अवेयरनेस का खेल है। एंड में ऑथर याद दिलाते हैं कि आपको दूसरों की स्ट्रैटेजी देखकर अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनानी चाहिए, कंपैरिजन से बचना चाहिए और अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनानी चाहिए जो आपके लिए मानसिक और व्यावहारिक रूप से स्थायी हो। चैप्टर 20 कन्फेशंस। इस चैप्टर में ऑथर कुछ पर्सनल कन्फेशंस करते हैं, यानी वो ओपनली बताते हैं कि उनका खुद का पैसे को लेकर क्या नजरिया है और उन्होंने कौन कौन से डिसीजंस लिए हैं जो शायद सभी लोगों को प्रैक्टिकल ना लगे, लेकिन उनके लिए वो परफेक्टली काम करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि फाइनेंस में कोई भी यूनिवर्सल रूल नहीं होता। जो स्ट्रैटेजी उनके लिए काम करती है, ज़रूरी नहीं कि वही सबके लिए सही हो। ऑथर मानते हैं कि उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल बहुत कंजर्वेटिव है और शायद कई फाइनेंस एक्सपर्ट्स इससे डिसएग्री करें, लेकिन उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ओपनली मानते हैं कि उन्होंने कई बार रैशनल और लॉजिकल डिसीजन लेने की बजाय पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी दी है। इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो मैथमेटिकली सही नहीं थे, लेकिन उन्हें साइकोलॉजिकली कंफर्ट दिया। जैसे कि उन्होंने अपनी हाउस को फुल कैश में खरीदा बिना लोन लिए। अब टेक्निकली ये फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन नहीं था क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम था, लेकिन उन्हें यह डिसीजन इसलिए सही लगा क्योंकि इससे उन्हें मानसिक स्वतंत्रता और संतुष्टि मिली। वो ये भी कबूल करते हैं कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी नकद रखा है। बहुत सारे निवेशक इसको अप्रभावी मानते हैं, लेकिन ऑथर को लगता है कि कैश रखने से उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल मिलता है। वो इमरजेंसी सिचुएशंस में काल्म रहते हैं और उन्हें कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना पड़ता। ऑथर ये भी कहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को इंटेंशनली बोरिंग बनाया है। वो कहते हैं कि एक्साइटमेंट की तलाश करने के लिए मार्केट नहीं होता, उसके लिए मूवीज, गेम्स या ट्रैवल है। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि हर इंसान को अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी खुद डिफाइन करनी चाहिए, अपनी नीड्स, गोल्स और साइकोलॉजी को समझते हुए। पर्सनल फाइनेंस ट्रूली पर्सनल होता है, कोई एक साइज सभी को फिट नहीं कर सकता। कंक्लूजन, बिहेवियर ही सब कुछ है। पैसा कमाने के लिए हाई इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि सही बिहेवियर जैसे पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल जरूरी है। हर किसी का मनी माइंडसेट अलग होता है। हर इंसान अपने लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है।
किसी को भी क्रेजी कहना गलत है। लक और रिस्क का रोल इग्नोर मत करो। कई बार सफलता या असफलता का कारण सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि चांस भी होता है। इनफ को समझना जरूरी है। हमेशा मोर चेस करने से ग्रीड बढ़ती है और ज्यादा रिस्क आता है। सेटिस्फैक्शन भी एक तरह की वेल्थ है। कंपाउंडिंग का मैजिक समझो। छोटी सेविंग्स और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट समय के साथ बड़ी वेल्थ में बदल जाती है। टाइम इज द मोस्ट पावरफुल फैक्टर। धन बनाना आसान है, उसे बचाना मुश्किल। पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए सिंप्लिसिटी और सेफ्टी जरूरी है। बड़े नतीजे कुछ ही इवेंट्स से आते हैं। ज्यादातर सफलता कुछ ही की मोमेंट्स या डिसीजन से आती है। उन रेयर टेल इवेंट्स का असर बड़ा होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम की फ्रीडम। असली अमीरी वही है जो आपको अपने टाइम पर पूरा कंट्रोल दे। वेल्थ वो होती है जो दिखाई नहीं देती। जो लोग दिखावा नहीं करते वही अक्सर फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। रियल वेल्थ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, नॉट लग्जरी आइटम्स। सेविंग सिर्फ गोल्स के लिए नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी करो। इमरजेंसी आने पर सेविंग्स आपको ऑप्शंस देती है और मेंटल पीस भी। हर डिसीजन रैशनल हो ये जरूरी नहीं। कई बार इमोशनली सेटिस्फाइंग डिसीजंस ही लॉन्ग टर्म में सही साबित होते हैं। बैलेंस सबसे जरूरी है। न ज्यादा रिस्क न ज्यादा सेफ्टी। स्मार्ट फाइनेंशियल लाइफ का की है सही बैलेंस। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। हैव अ बेटर लाइफ।